वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक नेक्स्ट सीरीज। इस सीरीज में हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यू सेट 9 में यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को किया था, जिसका ऊपर सजेशन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है। प्लीज उसे भी आप जरूर देखिए। ये दोनों वीडियो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर देंगी। तो 50% सिलेबस आपका उस वीडियो में है और 50% इसमें, और साथ में कंसेप्ट बाइट भी डाले हैं ताकि कोई भी और अगर एमसीक्यू आए इनके अलावा तो आप उसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A social unit of any size that shares common values or that is situated in a geographical area, for example विलेज और टाउन इज नोन एज। वो क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसी सोशल यूनिट जिसको आप सोसाइटी कहते हैं कि जो ज्योग्राफिकल एरिया डिफाइंड होता है, चाहे वो कोई विलेज हो या फिर कोई टाउन हो, जो आपस में अपनी वैल्यूज को शेयर करते हैं, उसे क्या बोलेंगे। तो देखो अब इसमें वैसे सोशल यूनिट आया है, अब इसका डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है कि जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया होता है, चाहे वो विलेज हो या फिर टाउन हो। तो इसका आंसर सोसाइटी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा आपको। अ ग्राफ ऑफ पीपल इन्वॉल्व विद ईच अदर थ्रू परसिस्टेंट रिलेशंस इन अ मोर और लेस कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होता है वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है, इसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया डिसाइड नहीं होता। तो इसने साफ साफ बोला है कि रिलेशन इन अ मोर और लेस कम्युनिटी इज कॉल्ड सोसाइटी। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि सोसाइटी क्या होता है, वो कम्युनिटी से ही बनकर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ज्योग्राफिकली लोकलाइज्ड कम्युनिटी विद इन अ लार्जर टाउन, सिटी और रूरल एरियाज इज टर्म्ड एज। तो ये कि लोकल कम्युनिटी होगी, तो ये अलग अलग है कि ज्योग्राफिकल एरिया तो है लेकिन उसमें लोकल कम्युनिटी है। बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में, रूरल एरियाज में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेबरहुड, कि हम छोटे छोटे एरियाज में अपनी क्या एक लोकल कम्युनिटी बनाते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें अ फैमिली दैट इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, हमने एक्सटेंडिंग, न्यूक्लियर, ऑथोरिटेटिव सारी फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको वो सारे के सारे कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली में हमने डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि क्या, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन सभी साथ में रहते हैं। consisting of aunts, uncle, cousins all having nearby or in the same household is an, तो उसको क्या बोलेंगे, extended family। नेक्स्ट है इसमें a collection of cultural systems, beliefs systems and world views that rotate humanity to spirituality and moral values is known as। यानी कि जब हम किसी स्पिरिचुअल वैल्यूज में, यानी कि जैसे हम किसी में फेथ करते हैं, मान लो जैसे भगवान को ही हम अपना आइडियल मान लेते हैं और उसमें उसे उन्हीं के कल्चर को फॉलो करते हैं, उन्हीं के बिलीव्स को फॉलो करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रिलीजन बोलेंगे। सोशलाइजेशन नहीं, रिचुअल भी नहीं। रिचुअल तो एक हमारा सिर्फ कल्चर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, बिलीव्स और कल्चर और वर्ल्ड व्यू भी इंक्लूड होते हैं। तो ये एक वाइड एरिया है, रिचुअल एक बिल्कुल छोटा सा उसका पार्ट है। नेक्स्ट है इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल मोरालिटी कंडक्ट, दैट इज व्हाट एन इंडिविजुअल कंसिडर टू बी मोरली राइट एंड डिजायरेबल इन लाइफ इज कॉल्ड। तो मतलब जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं लाइफ में, हमें अपने मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन में रहना, कोड ऑफ कंडक्ट कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें सिखाना, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू, बिलीफ, कस्टम या सभी। तो देखो बिलीफ तो मैंने बताया कि हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, कस्टम हमारे रिचुअल्स हो गए। तो जो वैल्यूज होती है उसमें हमारी सारी चीजों की समझ होती है, अच्छा बुरा क्या है, और हमें उसी के हिसाब से मोरल कंडक्ट सीखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें A movement towards the separation of religion and government is known as। तो जो धर्म और गवर्नमेंट से हटकर एक मूवमेंट होती है, उसमें मतलब ये किसी चीज की हमें बंदिश नहीं होती, हम अपने आप में फ्रीडम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म,
बिल्कुल, सेक्युलर वैल्यू ये भी इसी का नाम है, और सेक्युलर ह्यूमनिज्म, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है। ये सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वैल्यूज और सेक्युलर ह्यूमनिज्म ये सारे एक ही नाम है, तो सारे के सारे इसके ऑप्शंस ऑल होगा आंसर। ठीक है, जिससे हमें मतलब हमारे धर्म, जाति और गवर्नमेंट वैल्यूज इनसे हटकर जो हमें हर चीज की फ्रीडम देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द वर्च्यूज यानी कि गुण दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट when one interacts with other human being is known as, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो हम अपने ह्यूमन वैल्यूज जो एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? नेशनल वैल्यूज नहीं, सोशल वैल्यूज नहीं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। यस, क्योंकि हम एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, उनसे प्रिंसिपल्स, उनके गाइडेंस सभी को हम अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें each country having its own independent constitution in which specific values are included are called। तो अब इसमें आ गया ना कंट्री, तो कंट्री किस में इंक्लूड होगी? नेशनल वैल्यूज में इंक्लूड होगी, तो ऑप्शन हो गया ए। तो इसमें हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करते हैं कि हर एक कंट्री के अपने खुद के ही राइट्स होते हैं, खुद के ही रूल्स होते हैं, और वो स्पेसिफिक वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेक्युलरिज्म, हमने अभी पढ़ा था, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? तो ये हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, इसमें ये सारे के सारे राइट्स बताए होते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी होती है, जस्टिस होता है, फ्रीडम होता है, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नॉलेज, ट्रस्ट, सिंसियरिटी इन प्रोफेशन, रेगुलरिटी एंड फेथ ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सारे के सारे कि हम किसी भी चीज, हमें पूरी की पूरी उसके लिए नॉलेज है, हमें और जानने की थ्रस्ट और जानने की प्यास है, और हमें उत्सुक रहते हैं हम किसी भी चीज को जानने के लिए, और अपने प्रोफेशन के प्रति सिंसियर भी होते हैं, रेगुलर होते हैं, फेथफुल होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोफेशनल वैल्यूज के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विजडम, कैरेक्टर, पिटी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? कि भाई हमें दूसरों पे दया भाव रखना चाहिए, हमें अपना चरित्र बना के रखना चाहिए, विजडम, हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो ये सारे क्या प्रोफेशनल वैल्यू के हैं? नहीं। रिलीजियन, सोशल या एस्थेटिक? एस्थेटिक क्या होता है? सौंदर्य, कि भाई हम कैसे सब चीजों में क्लीनिनेस देखते हैं। तो ये सारे के सारे रिलीजियन वैल्यू के पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें लिटरेचर एंड आर्ट्स हैव गॉट देयर फिक्स्ड क्राइटेरिया एंड रूल्स आर इंक्लूडेड इन। तो जो लिटरेचर, साहित्य होता है, आर्ट्स, कला होते हैं, तो ये पहले से ही फिक्स क्राइटेरिया होते हैं, रूल्स होते हैं इनके। तो ये सारे किस चीज को दर्शाते हैं? ये एस्थेटिक वैल्यू को दिखाते हैं, क्योंकि इनसे हम चीजों को, उनकी सुंदरता को, उनकी चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तभी उनसे हम सीखते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो यानी कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसके इंसान के अधिकार फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है कि हमें किस चीज का अधिकार है? जस्टिस का, न्याय का, लिबर्टी का यानी कि स्वतंत्रता का, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व का, सोवरेनिटी यानी कि ईमानदारी का। तो हमें लिबर्टी, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार ह्यूमन के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डैश कैन बी रियलाइज्ड बाय एबोलिशिंग ऑल कम्युनल लोकल डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग विच स्टे इन द वे ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि वो क्या चीज है जिसमें हम कम्युनिटी में भी, लोकल में भी, और अपनी इंडिया में पूरे के पूरे में हम डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते। हम हर एक चीज में क्या होते हैं भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब मिलके रहते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। तो वो क्या होता है? फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व यानी कि भाईचारा होता है। नेक्स्ट है इसमें एन अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट और अ स्टेट दैट इज सेल्फ गवर्निंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई जो कोई एक अथॉरिटी है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, वो किसी स्टेट को चला रही है या फिर सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? जस्टिस नहीं, लिबर्टी नहीं, फ्रेटर्निटी भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉवरेनिटी यानी कि ईमानदारी से हम हर एक चीज को अच्छे से लागू करते हैं। नेक्स्ट है इसमें
बीइंग सोवरन मीन्स, तो सोवरन का मतलब ही क्या होता है? हैविंग कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम, बिल्कुल पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए पूरी तरीके से। बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी, तो वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो कभी भी चेंजेस ला सकती है। जैसे अभी हमारे जो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो उसमें यूजीसी है वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, उस वो अगर चाहे तो, अब एग्जाम कैंसिल हो गए थे लेकिन उसने फिर से हमारे एग्जाम्स करवाए हैं, तो ये अथॉरिटी के पास उसकी पावर होती है, इसलिए इसको सोवरेनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें a bidirectional process involving parental influence on children and children's influence on their parents is called। तो ये क्या बताया गया है कि भाई जो चिल्ड्रन हैं वो पेरेंट्स के हैबिट से, चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और पेरेंट्स चिल्ड्रन से, यानी कि बाय डायरेक्शनल, ये दो तरीके का हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि भाई कल्चर को ट्रांसमिट करना, या फिर वैल्यूज को ट्रांसमिट करना, या फिर नॉर्म्स को, यानी रूल्स रेगुलेशन को। तो जरूरी नहीं, पेरेंट्स तो बच्चों पे रूल्स रेगुलेशन कर सकते हैं लेकिन बच्चे पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे को वैल्यूज ट्रांसमिट कर सकते हैं कि न्यू जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं और चिल्ड्रन भी एक्सेप्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ऑफ psychological construct representing standard strategies that parents use in their child rearing is called। यानी कि बच्चे के जो लालन पालन में जो साइकोलॉजी कंस्ट्रक्ट यूज होता है पेरेंट्स के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? पेरेंटिंग प्रैक्टिस, पेरेंटिंग स्टाइल, बोथ या नन। तो ये हमने पहले एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारे के सारे, कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, और वैसे भी हम अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप उसकी वीडियो भी जरूर देखिए। ठीक है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? भी बच्चे के लालन पालन में पेरेंटिंग स्टाइल हेल्पफुल होते हैं। पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है कि कैसे उसको हम यूज करते हैं। लास्ट है इसमें डैश इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज to conform to the norms and roles required for integration into a group or community। अब इसमें क्या आ गया कि भाई सोशल स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? कि भाई इंटीग्रेशन, कैसे हम ग्रुप और कम्युनिटी को बांध कर रखते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? प्राइवेटाइजेशन नो, लिबरलाइजेशन नो, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ग्रुप और कम्युनिटी में रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अब करते हैं कंसेप्ट बाइट्स को, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले है सोशलाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है सोशलाइजेशन, कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर। द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, यानी कि रूल्स ऑफ अ कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में हम जो रूल्स फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं सोशलाइजेशन। द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स इज नोन एज सोशलाइजेशन, यानी कि दूसरों के साथ कैसे घुल मिलना, इंटरेक्ट करना, उसे भी सोशलाइजेशन ही कहते हैं। It is a process with the help of which a living organism is changed into a social being। तो यानी कि सोशल बीइंग मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई सोसाइटी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ते हैं, उसके और पीयर्स बन जाते हैं, तो वो कोऑपरेटिंग लर्निंग सीखता है। ये सारे हमने पहले भी पढ़े थे वैसे क्रिएटिंग इंक्लूजिंग के टॉपिक में, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? सोशलाइजेशन प्रोसेस में आएंगे। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल, ड्यूरिंग विच वी लर्न अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो हम देखते हैं, सीखते हैं, इमिटेट करते हैं कि भाई दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। All of the behavior that we consider to be human nature is actually learned through socialization। It is during socialization that we learn how to walk, talk and feed ourselves, about behavioral forms that helps us to fit into our society। बिल्कुल, तो वो हर एक चीज, हमारा खाना पीना रहना, सब कुछ सोसाइटी से ही हम सीखते हैं। सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सो फॉर्थ। बिल्कुल, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोशलाइजेशन किस चीज की डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है? हमारी मेंटेलिटी पे भी, हमारी फिजिकल पे भी, हमारी एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, सभी पे करता है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ 3 मेजर एलिमेंट। तो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और सोसाइटी होते हैं। इन्हीं से चीजों से मिलके क्या बनता है? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं
फैमिली, तो ये हमने पढ़ा था फैमिली क्या होता है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, कि भाई चाइल्ड को सोशलाइज यानी कि उसको बाहर वो बाद में सीखता है, पहले फैमिली से ही वो सारी चीजें सीखता है, वो टॉक बिहेवियर सब कुछ। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैमिली वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो फैमिली वर्ड रोमन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट। तो फैमिली को रोमन में क्या माना गया है, सर्वेंट माना गया है। अब देखते हैं कंसेप्ट कि इट इज मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल यूनिट क्रिएटेड बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। तो ये हमने क्वेश्चन किया था कि फैमिली ब्लड रिलेशन से भी हो सकती है, मैरिज से भी कंस्ट्रक्ट होती है, और एडॉप्ट हम करते हैं तो भी वो फैमिली कंस्ट्रक्ट होती है। इट इज फर्स्ट वे ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी हम क्वेश्चन में कर सकते हैं कि चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन का सबसे पहला वे कौन सा होता है, वो होता है फैमिली। डेफिनेशन में भी यही है कि इट इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन इन वेरियस सोसाइटी। तो हर एक सोसाइटी में ये अलग होता है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन ये सोसाइटी में एक ही होता है कि भाई फैमिली का यही एक तरीके से हम उसका लालन पालन करते हैं बच्चे का। फिर इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल, इट मे बी डिफाइंड एज अ वुमेन विद अ चाइल्ड और मैन टू लुक आफ्टर दैम, यानी कि जैसे औरत है बच्चे पैदा करती है, फिर जो आदमी है उनकी केयर करता है, तो इसको भी फैमिली बोलते हैं। इट इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन ऑफ अ मैन और ऑफ अ वुमेन अलोन, यानी कि इसको ये नहीं है कि भाई अगर बच्चे नहीं है तो उसको फैमिली नहीं बोलेंगे, तो उसको भी फैमिली माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फैमिली। तो कौन से पढ़े थे हमने, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, प्रोक्रिएशन, मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल। तो न्यूक्लियर फैमिली पढ़ा था जिसमें दो बड़े होते हैं और दो बच्चे होते हैं। एक्सटेंडेड जिसमें अंकल आंट ग्रैंड पेरेंट्स सभी होते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि भाई वो मैरिड हो, लेकिन उसके भी जो बच्चे के लिए, ये हमने इसका डिफरेंस भी किया हुआ है कि ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन क्या होता है, आप उसकी वीडियो देखिए आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। यानी कि द फैमिली इन विच एन individual born or grow up but their parents are not married। तो जैसे हम अडॉप्ट करते हैं किसी को तो वो ओरिएंटेशन में आता है, प्रोक्रिएशन में यानी कि खुद के ही जो फैमिली के बच्चे होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है। मैट्रिलोकल में क्या होता है कि मैरिड कपल लिव्स टू ब्राइड हाउस और विद ब्राइड फैमिली, ये भी हमने किया था। पैट्रिलोकल में क्या होता है कि जो मैरिड कपल होता है वो ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे के घर में रहता है। नेक्स्ट है इसमें पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये हमने दो चीजें आज डिस्कस की थी, एक होता है पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस और एक होता है पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हाउ टू टेक केयर और रेयरिंग टेक प्लेस ऑफ चिल्ड्रन, की कैसे बच्चे का रेयरिंग यानी कि पालन पोषण होता है। इट इज बिलीव दैट क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी ऑफ पेरेंटिंग। ये भी हमने किया था कि हम बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करें ये नहीं देखना होता, हमें ये देखना होता है कि कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कि बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं, चाहे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें लेकिन वो अच्छे से स्पेंड करें उसके साथ। जैसे अ पेरेंट स्पेंडिंग देयर टाइम विद चिल्ड्रन बट स्टिल द पेरेंट एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड इट्स एक्टिविटीज, यानी कि वो उसके साथ तो है, वो टाइम क्वांटिटी तो दे रहा है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो ये किस में आता था, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में आता है, अनइन्वॉल्व भी इसको बोलते हैं। पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस और स्टाइल में क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, डिफाइंड एज स्पेसिफिक बिहेवियर दैट पेरेंट्स यूज टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन। इसमें सिर्फ क्या होता है कि बच्चे को कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है ये सिखाया जाता है, और पेरेंटिंग स्टाइल में उसका लालन पालन किया जाता है कि भाई कैसे उसको बोलना है, चलना है, बैठना है, उसको घर से फर्स्ट क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है। रिसर्चर्स फाउंड दैट पेरेंटिंग स्टाइल हैव रोल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पेरेंटिंग स्टाइल का चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये हमने पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग या फिर अननेग्लेक्टफुल। देख लेते हैं इनको जल्दी से। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, इसको क्या बोलते हैं, हाई डिमांडिंगनेस एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि इसमें बच्चे की डिमांड ज्यादा होती है और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी डिमांड्स को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग दे सेट सम रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट देयर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो उनके लिए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। इन पेरेंट्स को सबसे बेस्ट पेरेंट बताया जाता है। फिर अथॉरिटेरियन, इसमें माइनर सा डिफरेंस है कि इनके बच्चों की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन पेरेंट्स उनको निग्लेक्ट करते हैं कई बार कि हाँ ये चीजें गलत है आपको नहीं करनी, तो उनको रिस्पॉन्स देते हैं उसी चीज पे जो ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंट्स आर हाईली डिमांडिंग बट लेस रिस्पॉन्सिव। तो
कि बच्चों से उम्मीदें डिमांड्स ज़्यादा होती है लेकिन रिस्पॉन्स वो कम करते हैं। दे रिलाई ऑन पनिशमेंट और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि वो बच्चों को डराते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी। ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाले में तो क्या था, उनकी हर एक डिमांड पूरी करते हैं, बिल्कुल प्यार से उनको रखते हैं। सेकंड में कहते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट रखते हैं। तो ये भी पेरेंटिंग अच्छी बताई गई है। फिर परमिसिव पेरेंटिंग, इसमें लो डिमांडिंगनेस होती है और हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी कि पेरेंट्स आर काइंड और इंडल्जेंट, दे हैव वेरी लेस डिमांड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। मतलब जो मर्जी करो, बच्चे को पूरी फ्रीडम देते हैं इसमें, लेकिन कई बार ये गलत भी हो जाती है, बच्चा इससे बिगड़ जाता है। फिर है लास्ट, जो कि बहुत ही गलत पेरेंटिंग बताई गई है, अनइन्वॉल्व्ड एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसमें लो डिमांडिंगनेस होती है और साथ में लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी कि बच्चे पेरेंट्स पे कोई ध्यान ही नहीं देते, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ इतने इन्वॉल्व नहीं होते। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। दे डोंट केयर फॉर चिल्ड्रन नीड एंड इमोशंस, don't know what is happening in their child's life, leaving children home alone। तो ये बहुत ही नेग्लेक्टफुल बताई गई है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर ये समझ आए हैं तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए। जो बाकी की डेफिनेशंस है मैंने इसलिए कंसेप्ट में नहीं डाली क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशंस है, मैंने वहीं पे अच्छे से उनको क्लियर आउट किया है। ठीक है, थैंक यू।